गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं, उनको राजनीति विज्ञान को समझने के लिए क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं, उनका विकास कैसे हुआ, उनकी विशेषताएं क्या हैं। राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत क्योंकि हम बीए फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं, सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस और उसे पढ़ना कैसे है, उसे समझना कैसे है। तो जो पहला टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कौन से दृष्टिकोण अपनाए गए हैं राजनीतिविज्ञों द्वारा। जो पहला दृष्टिकोण है उसे हम कहते हैं परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण। तो आइए जानते हैं कि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण जो है उसकी विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता कि ये जो राजनीति विज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का बहुत सारा हिस्सा दर्शन शास्त्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों में से अधिकांश ने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में न केवल अत्यधिक घनिष्ठता को स्वीकारा है, बल्कि उनमें से कईयों ने तो राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा की तरह माना है। वस्तुतः इन राजनीति शास्त्रियों ने राजविज्ञान और दर्शन शास्त्र के संयोग से ज्ञान की एक विशेष शाखा का निर्माण किया, जिसे राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी। जब हम मान लीजिए गांधी की फ़िलॉसफी पढ़ रहे हैं, राजा राम मोहन की पॉलिटिकल फ़िलॉसफी को पढ़ रहे हैं, या सुकरात की पॉलिटिकल फ़िलॉसफी को पढ़ रहे हैं, तो ये एक पॉलिटिकल फ़िलॉसफी एक नई तरह की ब्रांच बन गई। इसमें हम क्या देखते हैं? दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान का समन्वय। उदाहरण के लिए रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा ये राजनीतिक दर्शन से ली गई है। तो पहला जो बिंदु है, जो पहली जो विशेषता है वो है कि वो दर्शन शास्त्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण। सेकंड पॉइंट है कि अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी अपनाई गई है। दोनों जो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत हो या आधुनिक हो, उन दोनों ही राजनीति विज्ञानों ने अध्ययन की अलग अलग पद्धतियों को अपनाया है। पद्धतियाँ मतलब, अध्ययन पद्धतियाँ मतलब कि किस तरह से, किस प्रक्रिया से इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो है दार्शनिक पद्धति, नीति शास्त्रीय पद्धति, तर्कशास्त्रीय पद्धति, और इन्हें निगमनात्मक पद्धतियाँ कहा जाता है। यानी कुछ बिंदु जो दी हुई है उसमें से हम कुछ ड्रॉ करते हैं, उसमें से हम आगे समझते हैं। उसके अलावा कुछ और विधियाँ भी है, जैसे विधिक विधि, ऐतिहासिक विधि, वर्णनात्मक और तुलनात्मक। डॉक्टर एसपी वर्मा ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु अपनाई गई विभिन्न पद्धतियों को मूलतः 4 प्रकार का माना है। पहला ऐतिहासिक, दूसरा विश्लेषणात्मक, तीसरा आदर्शात्मक उपदेशात्मक और चौथा वर्णनात्मक परिभाषात्मक। अब जैसा कि इन शब्दों से पता चल रहा है, जो पद्धतियों के नाम है आप देखिए। ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री से ड्रॉ कर रहे हैं हम, इतिहास के साथ जोड़कर, इतिहास के जो एग्जाम्पल्स है उसको जोड़कर, उसको देखकर हम किसी पॉइंट पर, किसी डिसीजन पर, किसी निर्णय पर जब पहुंचते हैं, वो ऐतिहासिक पद्धति है। हम इतिहास के द्वारा अपनी बात को प्रूव करते हैं। दूसरी जो पद्धति है, जैसा नाम से दिख रहा है, विश्लेषणात्मक यानी एनालिसिस, यानी विश्लेषण करना, कि कोई भी जो बात है उसको किस तरह से समझेंगे, विश्लेषण करके उसको पूरा एनालाइज करेंगे कि उसके क्यों और कैसे को समझेंगे, वो पद्धति हो गई विश्लेषणात्मक। जो तीसरी पद्धति है वो है आदर्शात्मक उपदेशात्मक। फिर से आप शब्द पे ध्यान दीजिए, ये है आदर्शात्मक यानी आइडियल से, आदर्श से जुड़ा हुआ। उपदेशात्मक, उपदेश देने वाले, नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्टिव, जो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस या
द वे ऑफ टू स्टडी। तो इसमें हम आदर्श को देखते हुए पूरी चीज़ को, जैसे अगर हम प्लेटो के रिपब्लिक को देखेंगे तो ही इज़ टॉकिंग ऑफ अ वेरी आइडियल स्टेट, एक आदर्श की बात कर रहे हैं। तो ये जो उनकी पद्धति है पढ़ने की, समझने की, समझाने की, वो है आदर्शात्मक उपदेशात्मक। कुछ उपदेश भी है उसमें, जो रियलिटी है उससे काफ़ी दूर हो सकता है। ये जो चौथी प्रक्रिया है, जो विधि है, जो पद्धति है, उसको SP वर्मा ने जो नाम दिया है वो है वर्णनात्मक परिभाषात्मक। यानी वर्णन किया जाता है, जो भी है जैसा उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको परिभाषित करने की चेष्टा की जाती है। तो ये निम्न प्रमुख पद्धतियाँ, जो प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ हैं, ये अपनाई जाती है परंपरागत राजनीति विज्ञान में। अब हम आते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक पे, तीसरी विशेषता पर, वो है मूल्य प्रधान अध्ययन। मूल्य, यहाँ पर जो मूल्य शब्द है वो इम्पोर्टेंट है। मूल्य का अर्थ यहाँ पर हम दाम या किसी चीज़ की प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मूल्य की बात हो रही है उन वैल्यूज़ से, उन विशेष गुणों से जो एक सोसाइटी, जो एक समाज अपने व्यक्तियों में, अपने समाज में चाहता है, जिन मूल्यों को प्राप्त करने की, जैसे सच्चाई, सत्य, डेमोक्रेसी को जिसको हम सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया समझते हैं, सिर्फ एक राजनीतिक प्रणाली समझते हैं, वो एक प्रकार, वास्तव में जब तक वो राजनीतिक मूल्य नहीं बनता तब तक वो वास्तव में लोकतंत्रात्मक प्रणाली एक इम्बाइब करना सोसाइटी में, उसको पूरी तरह से ढालना पॉसिबल नहीं होता। उसको हम सिर्फ एक राजनीतिक सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में ही स्वीकार करके रह जाते हैं। तो जहाँ ये जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है, ये मूल रूप से मूल्य प्रधान है। क्या होना चाहिए एक सोसाइटी के लिए, क्या ज़रूरी है, आइडियल्स क्या है, यह यहाँ पर इस पर विशेष जोर है। और ये आदर्श राज व्यवस्था की स्थापना का समर्थक है। प्लेटो की रिपब्लिक, जैसे उदाहरण मैंने पहले भी दिया कि प्लेटो की रिपब्लिक हो, या सेंट ऑगस्टीन की ईश्वरीय नगर हो, सिटी ऑफ गॉड, या टॉमस मोर की यूटोपिया हो, ऐसी कृतियां हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि वो आदर्शात्मक और मूल्य प्रधान राजनीतिक व्यवस्थाओं का चित्रण दे रहे हैं। वो एक पिक्चराइज करते हैं कि किस तरह से आदर्श और मूल्य प्रधान व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में कैसी स्थिति रहेगी। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान ने वास्तविक राजनीति विज्ञान की समस्याओं के समाधान के लिए एक आदर्शवादी विचार और अवधारणाओं को यूज़ किया है, उसको माना है। क्या होना चाहिए, मूल्य क्या है? अभी किसी भी मानवीय सभ्यता में, जैसे जो एक अच्छे, अपने यहाँ जैसे राम राज्य की बात की जाती है, रूसों ने एक सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत है। ये जो आइडियल स्टेट है, जो बेस्ट स्टेट की जो बात करते हैं, मूल्य प्रधान व्यवस्था की जो बात करते हैं, वो परंपरागत राजनीति विज्ञान में देखने को मिलती है। अब हम आते हैं चौथी उस पॉइंट पे, वो बात करें व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। यानी जो निष्ठा है या जो केंद्र है वो व्यक्ति है, व्यक्ति की सोच है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं, मान्यताएं तथा निष्कर्ष, यानी जिस डिसीजन में हम पहुंचते हैं, वो सभी चीज़ें उन जो विचारक हैं, जो प्रतिपादक हैं, उनके व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। यानी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो राजनीति विज्ञ हैं, वो जो भी अवधारणाएं प्रस्तुत करेंगे, जो भी मान्यताएं बताएंगे, जो निष्कर्ष निकालेंगे अपने स्टडी से, अपने अध्ययन से, वो उनके अपने व्यक्तिगत जो सोच है, अगर हम रूसो पढ़ रहे हैं तो रूसो की सोच, रूसो की डिसीजन पर असर डाल रही है। प्लेटो है तो प्लेटो की क्या सोच है, वो उसके डिसीजन पर, उसकी
अवधारणाओं पर, उसकी पद्धतियों के चॉइस पर, उस सब पर असर डालती है। तो ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है, यानी जो व्यक्ति की सोच है, व्यक्ति की जो मान्यताएं हैं, वो प्रमुख हो जाती हैं। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का जो मूल कारण है वो है उनके द्वारा अपनाई गई दार्शनिक एवं निगमनात्मक पद्धतियां, क्योंकि वो प्रकृति से ही व्यक्तिनिष्ठ पद्धतियां हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें बिंदु की, वो है अध्ययन विषय में निरंतरता। जो पांचवी खासियत है परंपरागत राजनीति विज्ञान की, वो ये है कि अपने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं और इसके अध्ययन क्षेत्र में निरंतरता और सहमति का लक्षण प्रमुख रूप से दिख पड़ता है, क्योंकि जो भी चेंजेस हुए हैं उनको धीरे धीरे उन्होंने उसको अपनाते गए और उसको अपने एम्बिट में, अपने क्षेत्र में लेते गए। एक लंबे समय से उसके प्रमुख अध्ययन विषय रहे हैं राज्य एवं सरकार के औचित्य को सिद्ध करना, आदर्श राज व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करना तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, संप्रभुता, राष्ट्रवाद, इन सभी धारणाओं की दार्शनिक और मूल्यात्मक व्याख्या करना। पहले भी ऐसा था और आज भी वही है। तो एक निरंतरता है उनके विषय में, अध्ययन के विषयों में। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है मुख्यतः संकुचित अध्ययन। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए कि इट इज़ संकुचित, नैरो। आधुनिक राजनीति विज्ञान की तुलना में परंपरागत राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन क्षेत्र एवं दृष्टि में मुख्यतः संकुचित व सीमित है। क्यों संकुचित है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो अध्ययन किए गए हैं वो पाश्चात्य जगत के गए हैं। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बहुत सारे नए राष्ट्र आए, उनमें जो नई तरह के सिस्टम्स है, नई चेंजेस है, उनके अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने मुख्यतः पाश्चात्य वेस्टर्न सोसाइटीज़, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की स्टडी की है, पाश्चात्य जगत के, और वो भी उन पाश्चात्य जगतों में भी केवल उदारवादी संविधानों की और व्यवस्थाओं के बारे में बात की है, उनका अध्ययन किया है। वहाँ पर भी जो साम्यवादी देश हैं, जो साम्यवादी सिस्टम्स है, उनको नकारा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो परंपरागत राजनीति शास्त्री हैं उन्होंने अपने अध्ययन को संकुचित कर लिया, क्योंकि किसी भी व्यवस्था, किसी भी दृष्टिकोण को बताने के लिए उनको कुछ अध्ययन करने होते हैं। हम वी आर कॉलिंग दिस अ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, यानी अध्ययन होंगे सिस्टम्स के बारे में कि कोई भी सिस्टम, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से काम करती है, उसके अच्छे सफल ढंग से काम करने के पीछे के कारण, ढंग से काम न करने के कारण, ये सब चीज़ें अगर हमें समझनी है तो वी हैव टू स्टडी द सिस्टम। लेकिन जो परंपरागत राजनीति शास्त्री है उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया पाश्चात्य जगत में, और पाश्चात्य जगत में भी उदारवादी संविधानों और उनकी संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने में। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं, दे डिस्क्राइब, ये बताते हैं, ये विशेषताएं बता रहे हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है। आज इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक